पाकिस्तान स्टील मिल्स 19,500 एकड़ रकबे पर कायम ऑक्सीजन गैस का प्लांट भी था जो तकरीबन 15 से 20,000 क्यूबिक फीट ऑक्सीजन पैदा करता था। 250 अरब की स्टील मिल को 22 अरब में बेचने की कोशिश भी की गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान का एक बड़ा और अहम इदारा पाकिस्तान स्टील मिल्स तबाहाली का शिकार कैसे हुआ, किस तरह से ये इदारा जो एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता था आज वो खसारे में है और पाकिस्तान की मईशत पर बोझ है, इसकी कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये अमेरिका या बरतानिया की मेहरबानी नहीं बल्कि एक ऐसे मुल्क की मेहरबानी है जिसे हमारा दुश्मन समझा जाता था और हम इस मुल्क के साथ प्रॉक्सी जंग भी लड़ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं रशिया की। यह बात शुरू होती है 6 अक्टूबर 1960 को, जब पाकिस्तान के वजीर इत्तलात जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के बाद रूसी वजीर आजम से एक तवील मुलाकात की और इसमें पहली बार पाकिस्तान और रूस के तजारती ताल्लुकात कायम करने पर गौर किया गया था। इसका नतीजा बहुत जल्द सामने आ गया और 4 मार्च 1961 को पाकिस्तान और रूस ने $3 करोड़ के एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक रूस पाकिस्तान में तेल की तलाश के लिए फनी और माली मदद देने पर रजामंद हुआ था। तो 1969 में रूस ने पाकिस्तान में स्टील मिल कायम करने की पेशकश की थी। 22 जनवरी 1971 को इस मुआहदे पर दस्तखत हुए, लेकिन जंग की वजह से इस पर अमल दरामद ना हो सका, 1971 की जंग। तो इस दौरान रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया और यह मंसूबा जो था हमारा, ये खटाई में पड़ता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन भुट्टो साहब जैसे ही हुकूमत में आए तो उन्होंने दोबारा रूस का दौरा किया और इस मुआहदे की तजदीद की गई 30 दिसंबर 1973 को। तो बिलाखिर पाकिस्तान स्टील मिल्स का संगे बुनियाद रखा गया और इसकी तकमील 7 साल में हुई और 30 अगस्त 1981 को जनरल जिया ने इसका इफ्तिताह किया था। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि स्टील मिल्स के जो सरबराहान हैं वो हमेशा से फौजी अफसरान ही रहे हैं। ये बनने वाली पाकिस्तान स्टील मिल्स पाकिस्तान की दूसरी स्टील मिल थी। इससे पहली जो स्टील मिल थी वो साबिका मशरकी पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर चिटागांग में एक अकबर अली प्राइवेट ग्रुप ने कायम की थी। तो फिर हमने मुल्क गवा दिया और जहां हमने बहुत कुछ खो दिया वहीं स्टील मिल भी हमारे हाथ से निकल गई। पाकिस्तान स्टील मिल्स 19,500 एकड़ रकबे पर कायम थी और इसकी पैदावार 11 लाख टन फौलाद से शुरू हुई थी और महज 5 बरसों में हम इस पैदावार को 33 लाख टन तक ले गए थे। तो 1990 और 1991 में अरूज के दौर में पाकिस्तान स्टील मिल्स के 24,000 मुलाजिमीन थे और इस मुनाफा बख्श इदारे ने 1981 से 2007 तक मुल्की बैंकों से लिया गया 25 अरब रुपए का कर्जा वापस भी किया और इसके साथ साथ 114 अरब रुपए टैक्सेस की सूरत में वफाकी हुकूमत को अदा भी किया। तो पाकिस्तान स्टील मिल्स में फौलाद साजी के अलावा 165 मेगावाट बिजली पैदा करने का थर्मल पावर प्लांट भी लगाया गया था, जिससे खारिज होने वाली भारी गैसेस जो हैं वो पावर प्लांट में मुंतकिल करके सस्ती बिजली पैदा की जाती थी। जब 100% पैदावारी अमल जारी था तो 4,000 घरों पर मुश्तमिल रिहायशी कॉलोनी और 3,000 से ज्यादा घरों की बिजली की जरूरियात भी इन्हीं पावर प्लांट से पूरी हो जाती थी। तो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी KESC को भी कई सालों तक ये बिजली जो है वो फरोख्त की जाती रही। इसी तरह यहां काम करने वाले ऑक्सीजन गैस का प्लांट भी था जो तकरीबन 15 से 20,000 क्यूबिक फीट ऑक्सीजन पैदा करता था। इससे फर्नेस प्लांट की जरूरतें पूरी करने के बाद भी हजारों क्यूबिक गैस की बचत की जाती थी, जिसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शक्ल में कराची के तमाम सरकारी अस्पतालों में यह ऑक्सीजन मुफ्त फराहम की जाती थी। तो इसके अलावा लिक्विड गैस भी इसमें प्रोड्यूस की जाती थी। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान स्टील मिल्स में 110 मिलियन गैलन पानी जखीरा करने वाले फिल्टर भी यहां पर मौजूद था, जो कि 50 किलोमीटर की पाइपलाइन के जरिए खेंजर झील से हासिल किया जाता था और इसका फिल्टर किया गया पानी प्लांट के साथ रिहायशी कॉलोनीज और निजी सनतों को भी फराहम किया जाता था। तो पाकिस्तान स्टील मिल्स की 4,000 एकड़ जमीन को मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क के हवाले किया गया,
जहां दीगर निजी शोबों की स्टील फैक्ट्रियों के साथ साथ मोटर कारें बनाने वाले जो इदारे थे वो भी कायम किए गए थे। और इसी के साथ ही यहां एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का शोबा भी था, जिसमें 850 बड़ी गाड़ियों समेत 200 के करीब हैवी लोडिंग वाले डंपर्स भी शामिल थे। तो इन गाड़ियों की मुरम्मत करने के लिए वहां वर्कशॉप्स भी थी और वहां माहिर मैकेनिक्स भी होते थे जो अपनी खिदमत सर अंजाम देते थे। सिर्फ यही नहीं, यहां रेलवे डिपार्टमेंट भी है, जिसमें 15 रेलवे इंजन भी मौजूद हैं। अब एक हैरत अंगेज बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस मुनाफा बख्श 250 अरब की स्टील मिल को 22 अरब में बेचने की कोशिश भी की गई थी। वो किस तरह? यह बात है जनरल मुशर्रफ दौर की। 2006 में फौजी आमिर जनरल मुशर्रफ की निजकारी की पॉलिसीज के तहत पाकिस्तान स्टील मिल्स को रद्दी के हिसाब से इंतहाई सस्ते दामों यानी कि सिर्फ 21 अरब और 65 करोड़ रुपए में अपने मनपसंद मफाद परस्तों को फरोख्त करने की कोशिश की गई। हालांकि इसकी 19,500 एकड़ की जो कीमती जमीन है उसकी मार्केट वैल्यू ही उस वक्त 250 अरब रुपए थी और 11 अरब रुपए की नई तैयारशुदा मसनूआत भी इसमें मौजूद थी, जिसको इन्वेंट्री कहते हैं। तो हैरत की बात यह है कि ये स्टील मिल्स उस वक्त 4 अरब रुपए सालाना मुनाफा कमा रही थी और टैक्सेस अलग दे रही थी। तो उस वक्त स्टील मिल्स के मेहनत कशों की जो जिद्दोजहद थी उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुदाखलत की और निजकारी के इस अमल को कलअदम करार दे दिया था। अब मैं आपको कहानी बताता हूं कि स्टील मिल्स तबाह कैसे हुई। सन 2006 में जनरल मुशर्रफ की निजकारी में नाकामी के बाद भी मुख्तदिर हलकों ने इस मुनाफा बख्श इदारे को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और साजिशें करते रहे। इत्तलात के मुताबिक 2011 में पाकिस्तान स्टील मिल्स के कुल असासों का तखमीना 1200 अरब रुपए लगाया गया था, जबकि इदारे के प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी की मद में 38 अरब रुपए भी मौजूद थे, मगर वो अचानक गायब कर दिए गए। एक साल के अंदर अंदर मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगियों और रिटायर्ड मुलाजमीन को बकाया जात की अदायगी अचानक रोक दी गई। आखिरकार तमाम तर साजिशें उस वक्त अपने मंतकी अंजाम को पहुंची जब 10 जून 2015 से पाकिस्तान स्टील मिल्स की पैदावार बिना किसी जवाब के बंद कर दी गई और 13,000 मुस्तकिल मुलाजमीन की मुलाजमतें दांव पर लगा दी गई। अच्छा, हाल ही में कोरोना वबा का बहाना बनाकर 9,000 से ज्यादा मुलाजमीन को जबरी बरतरफ करने और इदारे की एक बार फिर निजकारी करने की कोशिशें शुरू कर दी गई और फिर खबर यह भी आई कि अचानक गैर कानूनी तौर पर 4,500 मुलाजमीन को डाक के जरिए उनकी मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया, उनको खत इरसाल कर दिए गए। अब सवाल यह है कि इस घिनौने खेल के पीछे था कौन? इस सारे खेल के पीछे वो लोग हैं जिनको स्टील मिल बंद होने से फायदा होता है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की पैदावार को बंद करने के बाद लोहे की जो मुल्की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हर साल बैरूने मुल्क से मुख्तलिफ गैर मुमालिक से 75 से 80 लाख टन लोहा इंपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी सालाना मालियत 4 अरब डॉलर बनती है और इसमें कमीशन शामिल नहीं है अभी, जो हराम खोर और मफाद परस्त अनासिर का वतीरा बन चुका है। और इसके साथ साथ वो प्राइवेट स्टील मिल्स, वो असर और रसूख वाले खानदान जिन्होंने इस स्टील मिल को बंद करके अपनी स्टील मिल्स लगाई, अल्टीमेटली उनको फायदा हुआ। तो ये उनका प्लान था कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को तबाह बर्बाद किया जाए और अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए मुल्क की तरक्की को दांव पर लगाया जाए और इस बिजनेस पर कब्जा किया जाए और इसमें हराम खोरी और मफाद परस्ती को ऐड किया जाए। यह पाकिस्तान की तारीख हमेशा इसी तरह की खबरों से भरी पड़ी है और यह तारीख मैं आपके सामने लाता रहूंगा। जिस तरह मैंने इस सीरीज का आगाज किया है कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से इदारे हैं जो खसारे में हैं, वो क्यों खसारे में हैं। हमें IMF भी ये जोर दे रहा है कि आपको इस्लाहात की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान को अशद जरूरत है कि वो खसारे जो हमारी मईशत पर बोझ हैं और सालाना अरबों रुपए उन पर खसारे की मद में बर्दाश्त की जाते हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जाए। एक तो वो इदारे जो अच्छे चल रहे थे, जो बिजनेस कमा रहे थे और हजारों की तादाद में मुलाजमीन इससे जुड़े हुए थे, उनको अपने मफाद के लिए बंद किया गया, फिर अपनी इंडस्ट्रीज को बहाल किया गया
ظلم صرف یہیں تک نہیں ہے، ظلم یہ ہے کہ ان اداروں کو، سرکاری اداروں کو جن کو تباہ کیا گیا، ان کے خسارے کی مد میں اربوں روپیہ الگ سے ہڑپ کیا جاتا ہے، ان کو جان بوجھ کے خسارے میں رکھا جاتا ہے، صرف اوبلائج کرنے کے لیے ان اداروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اپنے خاندانی بزنس چل رہے ہیں اس وقت۔ اگر آپ چاہیں تو کسی دن وہ تمام خاندان بھی میں آپ کے سامنے کھول کر پیش کر دوں گا کہ وہ کون کون سے خاندان ہیں پاکستان کے جن کو مافیاز کا ٹولہ کہا جاتا ہے، اور ہر حکومت میں وہ اس حکومت کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں، اور کس طرح وہ حکومتوں کو فنڈز دیتے ہیں، اور پاور میں آنے کے بعد وہ حکومتیں ان کو مراد دیتی ہیں اور رعایت دیتی ہیں، اور کس طرح چند سو افراد اس ملک کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید وہ ادارے جو خسارے میں ہیں، ہماری معیشت کے لیے جو بوجھ ہیں، لیکن حکومتوں کے مفاد کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں، ان کو کتنا ضروری ہے کہ جلد از جلد پرائیویٹائز کیا جائے، وہ ساری میں تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔